आइए सीधे आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चतुर्कुलम की। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बेहद क्रांतिकारी विचार है जो हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन और आज के मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम्स के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बनाने की बात करता है। हम अक्सर इतिहास और भविष्य को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कल की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे अतीत के सबसे गहरे दर्शन में छिपा हो? चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की आधुनिक विरोधाभास। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर करें। एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर है। आज एआई देशों की नीतियां ड्राफ्ट कर रहा है और शेयर बाजार पलक झपकते ही कुछ ही सेकंड्स में खरबों डॉलर इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समाज में बेचैनी, एंग्जाइटी और इनइक्वालिटी अपने पीक पर है। हमारे सिस्टम्स में कुछ ऐसे लूप होल्स आ गए हैं जिन्हें कोई भी एडवांस स्प्रेडशीट या कोडिंग फिक्स नहीं कर सकती। मतलब हम वर्चुअली जितने कनेक्टेड हैं, असल में उतने ही टूटते जा रहे हैं। और ये हमें इस सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही गहरे पॉइंट तक ले जाता है। दुनिया आज जिन क्राइसिस को फेस कर रही है ना, वो दरअसल टेक्नोलॉजी का फेलियर नहीं है, वो चेतना का यानी कॉन्शियसनेस का फेलियर है। ये कोड बहुत ही सटीक बात कहता है कि हमारे पास इंटेलिजेंस या डेटा की कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी है तो बस उस इंटेलिजेंस को सही से इंटीग्रेट करने की। इमेजिन कीजिए एक सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कैलकुलेशन इंसानियत को बचाएगी या मिटाएगी। यही इंटीग्रेशन आज मिसिंग है। भाग 2 चतुर्कुलम का दृष्टिकोण। आइए देखते हैं कि इसका विजन क्या है। इस भारी मिसमैच को सॉल्व करने के लिए यह स्क्रिप्ट हमारा ध्यान सदियों पुराने वैदिक साहित्य जैसे वेद, उपनिषद, गीता और चाणक्य के अर्थशास्त्र की तरफ ले जाती है। और ध्यान रहे, यहाँ बात सिर्फ धार्मिक या ऐतिहासिक किताबों की नहीं हो रही है। अगर आप अर्थशास्त्र को ही लें तो उसे दुनिया का पहला मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स मैनुअल माना जा सकता है। इन ग्रंथों ने हजारों साल पहले ही ह्यूमन बिहेवियर और सस्टेनेबल ग्रोथ के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बहुत गहराई से समझ लिया था। और यहीं से एक बहुत ही पावरफुल सवाल पैदा होता है। जब इकोनॉमी से एथिक्स यानी नैतिकता गायब हो जाती है तो आखिर क्या होता है? क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि अंदर से तो हम पूरी तरह खोखले हो जाएं, लेकिन बाहर हमारी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स की पूरी नींव को हिलाकर रख देता है। आधुनिक अर्थशास्त्र और वैदिक विचारों के बीच इंसानों को देखने का जो नजरिया है वो काफी दिलचस्प है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स अक्सर हमें सिर्फ एक रैशनल कंज्यूमर या होमो इकोनॉमिकस मानकर चलती है, मतलब एक ऐसी मशीन जो बस अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाती है। लेकिन वैदिक विचार इसके बिल्कुल उलट है। वो हमें मूल रूप से जागरूक प्राणी या कॉन्शियस बीइंग मानता है, जो लाइफ में एक मीनिंग और पर्पस ढूंढ रहा है। ये जो बेसिक डिफरेंस है ना, ये हमारे काम करने के और नीतियां बनाने के पूरे तरीके को पलट कर रख देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, वेदांतोनॉमिक्स को परिभाषित करना। नजरिए का यही बदलाव एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, वेदांतोनॉमिक्स। अब इसे ध्यान से समझिएगा। ये कैपिटलिज्म या मॉडर्निटी को रिजेक्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे आप हमारे मॉडर्न सिस्टम्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड की तरह देख सकते हैं। हम कंप्यूटर को बाहर नहीं फेंक रहे हैं, बस उसमें एक ज़्यादा पावरफुल और एथिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका मेन गोल है चेतना को कैपिटल के साथ और नैतिकता को एंटरप्राइज के साथ जोड़कर इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करना। इसका जो सबसे फंडामेंटल लॉजिक है वो ये है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी बदल जाए, इंसान का बेसिक नेचर वही रहता है। मतलब आज वॉल स्ट्रीट पर हाई स्पीड एल्गोरिथम चलाने वाले इंसान के दिमाग में भी एग्जैक्टली वही डर और वही लालच काम कर रहा है जो हजारों साल पहले सिल्क रूट पर व्यापार करने वाले किसी मर्चेंट के दिमाग में होता था। हमारी मशीनें जरूर स्मार्ट हो गई हैं, लेकिन हमारी बेसिक ड्राइव्स आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। इस फिलॉसफी का फ्लो एक लॉजिकल चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सब कुछ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी व्यक्ति की चेतना से शुरू होता है। जब चेतना का लेवल बढ़ता है तो वो एक बेहतर नैतिकता या एथिक्स को जन्म देती है। उस एथिक्स की मजबूत नींव पर जब नीतियां बनती हैं तो वो पूरी इकोनॉमी को नया आकार देती हैं और फाइनली एक सस्टेनेबल इकोनॉमी, एक बैलेंस सोसाइटी बनाती है। तो ये कोई ऊपर से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि नीचे से ऊपर जाने वाला एक नेचुरल प्रोसेस है। भाग 4 आधुनिक प्रणालियों में ज्ञान।
यहाँ सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि ये बातें सिर्फ नॉस्टैल्जिया या हिस्ट्री बुक्स के लिए नहीं हैं। हम इनके बहुत ही प्रैक्टिकल और मॉडर्न एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। सोचकर देखिए, कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में लीडरशिप के लिए भगवत गीता के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, या एआई पॉलिसीज डिसाइड करने के लिए एथिकल फ्रेमवर्क्स यूज किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में धर्मा के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ये सच में एक गेम चेंजर अप्रोच है। इन सब का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि हमारे सिस्टम्स सिर्फ एफिशिएंट नहीं बल्कि एनलाइटेंड भी होने चाहिए। इतिहास गवाह है कि कोई भी महान सभ्यता सिर्फ अपनी मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर के दम पर सर्वाइव नहीं करती। वो लंबे समय तक सर्वाइव करती है अपनी विजडम, यानी अपने गहरे ज्ञान और समझ की बदौलत। और अब भाग 5, एक सभ्यतागत संश्लेषण। चलिए देखते हैं इसका फाइनल मिशन क्या है। ये पूरी फिलॉसफी एक बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट के रूप में सामने आती है, वेदांतोनॉमिक्स बुक सीरीज। आप इसे एक ग्राउंड जीरो की तरह मान सकते हैं, जहां हमारा एंशिएंट विजडम सीधा आज की इकोनॉमिक रियलिटी से बात करता है। ये सीरीज स्टोरीज और डिबेट्स के जरिए एक्सप्लोर करती है कि ये दोनों दुनिया एक साथ कैसे काम कर सकती हैं। अगर हम पुराने और नए पैराडाइम की तुलना करें तो लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है कि ईस्ट और वेस्ट या एंशिएंट और मॉडर्न के बीच कोई नया क्लैश कराया जाए। पुरानी बहसें अब पीछे छूट चुकी हैं। अब फोकस एक नए प्रतिमान पर है, एक ऐसा सिविलाइजेशनल सिंथेसिस जहां दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान सबसे लेटेस्ट इनोवेशन से हाथ मिलाता है। इस एक्सप्लेनेयर को वाइंड अप करते हुए मैं आपको सोर्स टेक्स्ट की एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अगली बड़ी क्रांति सिर्फ टेक्नोलॉजिकल न होकर सिविलाइजेशनल हो? क्या फ्यूचर की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस असल में उन सवालों में छिपे हैं जो इंसान ने हजारों साल पहले पूछे थे? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।